हेलो फ्रेंड्स, हमने शुरू किया है लूसेंट सामान्य ज्ञान की बुक को। इसमें से हम कर रहे हैं हिस्ट्री पोर्शन, जहां से पूछे जाएंगे आने वाले एग्जाम्स में कई क्वेश्चन, जैसे कि टैट, टीजीटी कमीशन, पीजीटी कमीशन, क्लर्क, पटवारी, यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में। आज हमारा टॉपिक शुरू होने वाला था संगम युग। ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसे संगम साहित्य कहा जाता है। अब ऐसा क्वेश्चन आता है कि संगम शब्द का अर्थ क्या है। संगम शब्द का अर्थ होता है इकट्ठा होके, यानी कि परिषद या फिर कोई गोष्ठी जिनमें तमिल कवि एवं विद्वान एकत्रित होते हैं। प्रत्येक कवि अथवा लेखक अपनी रचनाओं को संगम के समक्ष प्रस्तुत करता था तथा इनकी स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद ही किसी की रचना का प्रकाशन संभव था। परंपरा के अनुसार अति प्राचीन समय में पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए। इनमें संकलित साहित्य को ही संगम साहित्य कहा गया है। जो 3 संगम हुए उन्हीं में ये साहित्य जो थे संकलित किए और इनको संगम साहित्य कहा गया। संगम साहित्य का संग्रह लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक तमिलों द्वारा विविध सामाजिक पृष्ठभूमि में किया गया था। उपलब्ध संगम साहित्य का विभाजन 3 भागों में है। पत्थु पातु, इथुथोके, पादिनेन, किलंकंकु। ये है तिरुवल्लुवर कृत कुराल तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ है। कुराल जो है ये कुराल की रचना किसने की थी, तो तिरुवल्लुवर ने। इसके विषय में त्रिवर्ग आचार शास्त्र, राजनीति आर्थिक जीवन एवं प्रणय से संबंधित है। तमिल किंवदंतियों के अनुसार प्राचीन दक्षिण भारत में 3 संगमों का आयोजन किया गया था, जिसे क्या कहा गया, मुचंगम कहा गया। और 3 संगम ये थे प्रमुख संगम। तो प्रथम संगम, मध्य संगम, दूसरा संगम जिसे कहा गया और अंतिम संगम। इतिहासकार तीसरे संगम काल को ही संगम काल मानते हैं और पहले 2 संगमों को पौराणिक मानते हैं। तो 3 संगम हुए हैं, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। टैट में भी, टीजीटी में भी, पीजीटी कमीशन वगैरह में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। यूपीएससी, एचएएस, अलाइड वगैरह में तो क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जाते हैं क्योंकि ये डीप क्वेश्चंस हैं। प्रथम संगम ये हुआ 4440 वर्ष पूर्व। स्थान कहाँ पे हुआ, मदुरा में हुआ। समुद्र में विलीन कहा गया, इसे अध्यक्ष थे अगस्त्य। संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ, इसमें कौन कौन से ग्रंथों की रचना हुई, कट्टियम, परिपदाल, मदुनारे, मुदुकुरुकु तथा कलारी आवीरे। कोई भी इनमें से उपलब्ध नहीं है, तभी हमने इनका वर्णन ज़्यादा सुना भी नहीं है। अब दूसरा संगम आता है 3700 वर्ष पूर्व, ये हुआ कपाटपुरम में। पहला हुआ मथुरा में, दूसरा हुआ मदुरई भी आता है, और दूसरा हुआ कपाटपुरम में, अलेवाई समुद्र में विलीन। अगस्त्य ही इसके अध्यक्ष भी थे। तोल्काप्पियम, इसमें रचना रची गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। तोल्काप्पियर ने इसकी रचना की है। ये एक तमिल व्याकरण है और रचनाकार हैं तोल्काप्पियर। तीसरे संगम की जो शुरुआत हुई, कब हुआ था तीसरा संगम, 1850 वर्ष पूर्व, मदुरा में या मदुरई में, ऐसे भी क्वेश्चन आता है। मदुरई, इसे भी मदुरई भी आता है और ये भी मदुरई में हुआ है। तो इसके अध्यक्ष थे नकीरर। तो इसमें कौन कौन से जो रचना हुई हैं, तो नेदू थोंके, कुरुनथोके, नत्रिनई, एंकुरु भूरु, परिपादल कुतु, बरी पेरिसे तथा स्त्री से आदि ये रचनाएं हुई हैं। लेकिन इन सब में इम्पॉर्टेंट जो है वो तोल्काप्पियम है रचना, जो तोल्काप्पियर ने इसकी रचना की है और तमिल व्याकरण भी कहा गया है। अब हम इसे आसानी से भी याद रख सकते हैं। प्रथम और तृतीय जो संगम हुआ वो मदुरई में हुआ है, दूसरा कपाटपुरम में हुआ है। पहले और दूसरे की जो अध्यक्षता की अगस्त्य ने की और तीसरे की है नकीरर ने, और दूसरे जो संगम में रचना हुई तोल्काप्पियम ग्रंथ की। आगे चलते हैं। कवियों और विद्वानों की परिषद के लिए संगम नाम का प्रयोग सर्वप्रथम 7वीं सदी के प्रारंभ में शैव संत नायनार तिरुनाबुक रशु अपार ने किया था।
संगम काल के बारे में विवरण देने वाले स्रोत कौन कौन से हैं? तो इनमें से कौन से स्रोत हैं? अशोक के अभिलेखों में चोल, पांड्य और चेर के बारे में बताया गया है। मेगास्थनीज, स्ट्रैबो, प्लिनी, टॉलेमी जैसे यूनानी लेखकों ने पश्चिमी एवं दक्षिण भारत के बीच वाणिज्यिक व्यापार संपर्कों के बारे में उल्लेख किया है। कलिंग के खारवेल के हाथी गुम्फा शिलालेख में तमिल राज्यों का उल्लेख है। अब ये भी क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है कि हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? तो कलिंग के राजा खारवेल से। 8वीं सदी ईस्वी में इरैया नार अगपोलूल के भाष्य की भूमिका में तीनों संगमों का वर्णन भी किया गया है। आगे आता है इलांगोकृत शिल्पाधिकारम पायलों का गीत, एक उत्कृष्ट रचना है। लिंगोदगल भी आता है नाम। शिल्पाधिकारम इलिंगो ने लिखी है, जो तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में मानी जाती है। इसमें 30 सर्ग हैं, जिन्हें 3 खंडों में लिपिबद्ध किया गया है। यह बौद्ध रुझान वाला महाकाव्य है। इसमें कावेरीपत्तनम के कोवलन, उसकी पत्नी कणगी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी है। तो कोवलन और कणगी की प्रेम कहानी, और इसमें संबंधित है नर्तकी माधवी। शिल्पाधिकारम की बात हो रही है। मदुरई के बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी शीतले सतनार ने मणिमेखले की रचना की थी। मणिमेखले की रचना किसने की? शीतले सतनार। इसमें 30 सर्गों के अतिरिक्त एक प्रस्तावना भी है। इसमें जैन प्रभाव है। इसमें राजकुमार उदय कुमारन एवं मणिमेखले कोवलन, देखो उदय कुमारन और मणिमेखले कोवलन एवं नर्तकी माधवी की पुत्री की प्रेम कहानी है। देखो, इस ग्रंथ की कहानी दार्शनिक और शास्त्रार्थ संबंधी बातों के लिए बनाई गई है। इसका महत्व मुख्यतः धार्मिक है। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार यह बौद्ध लेखन दिंगनाथ की कृति न्याय प्रवेश पर आधारित है। जीवक चिंतामणि संगम काल के बहुत बाद की रचना है। जीवक चिंतामणि, इसकी रचना का श्रेय जैन भिक्षु तिरुतक देवर ने लिखी है। जीवक चिंतामणि तिरुतक देवर। कहा जाता है कि तिरुतक देवर पहले चोल राजकुमार था, जो बाद में जैन भिक्षु बन गया था। तोल्काप्पियम एक तमिल व्याकरण है, इंपॉर्टेंट है ये भी। जीवक चिंतामणि भी, इलंगडिगल की कृति शिल्पाधिकारम भी। तोल्काप्पियम तमिल व्याकरण है। 5वीं सदी के बाद बहुत सी प्रसिद्ध तमिल रचनाएं नैतिक और दार्शनिक उद्देश्यों से लिखी गई। इनमें तिरुवल्लुवर की तिरुकुराल सबसे प्रसिद्ध है। तिरुकुराल की रचना किसने की है? तो तिरुवल्लुवर ने। रामकथा के अनेक तमिल संस्करण हैं, जिसमें सबसे प्रसिद्ध है कंबन की इरामावतारम लिखी है कंबन ने। संगम साहित्य के काव्य को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, अक्कम और पुरम। अक्कम काव्यों का मूल विषय प्रेम प्रसंग है। जो अक्कम काव्य हैं उनका विषय है प्रेम प्रसंग, जबकि पूरम काव्यों का विषय है युद्ध। संगम साहित्य में हमें तमिल प्रदेश के 3 राज्यों चोल, चेर और पांड्य का भी वर्णन मिलता है। उत्तर पूर्व में चोल, दक्षिण पश्चिम में चेर तथा दक्षिण पूर्व में पांड्य राज्य स्थित थे। संगम युगीन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली चोलों का राज्य था। संगम युगीन जो राज्य थे चेर और पांड्य, तो इनमें चोल जो थे सबसे शक्तिशाली थे। यह पेन्नार तथा दक्षिणी वेल्लारू नदियों के बीच स्थित है। चोल राज्य, इसका सबसे प्रतापी राजा कौन था? करिकाल। क्वेश्चन आ सकता है टैट वगैरह में कि चोल साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो करिकाल ब्राह्मण मतानुयायी था और इसने ब्राह्मण धर्म को राज की संरक्षण भी दिया। पत्तिनपाले में करिकाल के जीवन और सैन्य अधिग्रहण को दर्शाया गया है। संगम साहित्य के विभिन्न कविताओं में बेणी युद्ध का उल्लेख मिलता है, जिसमें करिकाल ने पांड्य तथा चेर सहित 11 राजाओं को पराजित किया था। बेणी युद्ध किससे संबंधित है? तो यह है करिकाल से। उसने पुहार या कावेरीपत्तनम शहर की स्थापना भी की। पुहारी और कावेरीपत्तनम, और अपनी राजधानी उरेयूर से कावेरीपत्तनम में स्थानांतरित की। कहाँ से? उरेयूर से कावेरीपत्तनम में स्थानांतरित की। इसने कावेरी नदी के मुहाने पर बांध बनवाया। सिंचाई के लिए नहरों का भी निर्माण किया। सिंचाई के लिए भी नहरें बनवाई। पेरूना नूनुपादे में करिकाल को संगीत के सप्त स्वरों का विशेषज्ञ भी बताया गया है। संगम
युग का दूसरा राज्य चेरों का था, जो आधुनिक केरल प्रांत में स्थित है। इस राज्य के कुछ प्रमुख राजा हुए उदयनजिरैल भी इसको कहीं पे बोला गया है, नेंदुजीरलादन, तो इसको नेंदुजिरैल भी कहीं पे बोला गया है, सेनगुटवन। ये 3 राजा थे, उदयनजिरिल, नेंदुजिरिल और सेनगुटवन। इनका टाइम भी आप देख सकते हैं। उदयनजिरिल का है लगभग 130 ईस्वी, नेंदुजिरिल का है 155 और सेनगुटवन का है 180। सेनगुटवन से भी क्वेश्चन आता है। सेनगुटवन ने अधिराज की उपाधि धारण की। अधिराज की उपाधि किसने धारण की थी? सेनगुटवन ने। और इसने पत्नी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित किया, पत्नी पूजा नाम से। कि पत्नी पूजा किसने शुरू की थी? तो ये की थी आपके सेनगुटवन ने। ऐसे क्वेश्चन आता है। पत्नी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित किया था इसने। संगम युग का तीसरा राज्य पांड्यों का था। संगम युग का तीसरा राज्य पांड्यों का था, तो कावेरी के दक्षिण में ये स्थित थे। इनकी राजधानी थी मदुरई या मदुरा। पांड्य राज्यों ने नेंदुजेलियन, इनमें जो पांड्य राजा थे इनमें नेंदुजेलियन जो था सबसे शक्तिशाली था, लगभग 210 ईस्वी में। पांड्यों का पहला उल्लेख मेगस्थनीज ने किया। उसने इस राज्य को मोतियों के लिए प्रसिद्ध बताया। किसके लिए? पांड्यों का राज्य जो था वो मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। नलिवकोडन संगम युग का अंतिम ज्ञात पांड्य शासक है। नलिवकोडन। संगम युग में राज्य को मंडल कहा जाता था। ये क्वेश्चन याद रखने हैं। संगम युग में राज्य को मंडल कहा गया। राजा का जन्मदिन पेरुनल कहलाता था। पेरुनल राजा का जन्मदिन। संगम युग में मंत्रियों को अमाईचान या अमाईचार कहा जाता था। संगम युग में मंत्रियों को क्या कहा जाता था? अमाईचान या अमाईचार। राजधानी में एक राजसभा होती थी जिसे नालवई कहा जाता था। नालवई। राजधानी में जो राजसभा लगती थी उसे नालवी कहा जाता था। यह राजा के साथ न्याय का कार्य करता था। राजा देश का प्रधान न्यायाधीश तथा सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई की अंतिम अदालत होता था। राजा के न्यायालय को मनरम कहा जाता था। राजा की जो न्यायालय थे उनको मनरम कहा जाता था। चोरी तथा व्यभिचार के अपराध के लिए मृत्युदंड दिया जाता था। झूठी गवाही देने पर जीभ भी काट दी जाती थी। भूमि कर नकद तथा अनाज दोनों रूप में अदा किया जाता था। संभवतः ये उपज का छठा भाग था। यहाँ पे कितना जो आपका भूमि कर था, भूमि कर ये दिया जाता था उपज का छठा भाग, और ये दोनों रूप से नगद भी और अनाज के रूप में भी, किंतु कभी कभी इसे बढ़ाया भी जाता था। व्यापारियों से सीमा शुल्क एवं चुंगी शुल्क वसूल किया जाता था। सेना के सेनापति को एनाडी की उपाधि दी जाती थी। एनाडी कहा जाता था सेना के सेनापति को। सेना की अग्र टुकड़ी को तूशी तथा पिछली टुकड़ी को कुले कहा जाता था। सेना में बिल्लाल घनी कृषक भर्ती किए जाते थे। बिल्लाल धनी कृषक होते थे, घनी कृषक। सेना चतुरंगणी होती थी जिसमें अश्व, गज, रथ, पैदल सिपाही। चतुरंगणी सेना मतलब जिसमें चार ये हों, अश्व भी हैं, गज भी हैं, रथ भी हैं, पैदल सिपाही भी हैं। नगाड़ा एवं शंख बजाकर सैनिकों को बुलाया जाता था। युद्ध भूमि में वीरगति पाने वाले सैनिकों के सम्मान में पत्थर की मूर्ति बनवाए जाने की प्रथा थी। इस प्रकार की मूर्तियों को नड्डुकल या विरक्कल कहा जाता था। नड्डुकल या विरक्कल कहा जाता था। युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर आनुष्ठानिक मृत्यु वर्ण करने की प्रथा को संगम कविताओं में बट किरुतल कहा गया। बट किरुतल क्या है? जो पराजित राजा हार जाते थे उनके लिए एक आमरण अनशन अनुष्ठान करवाया जाता था और ये अनुष्ठानिक मृत्यु होती थी। राजा अपने आवास की रक्षा के लिए सशस्त्र महिलाओं को तैनात करता था। युद्ध में बंदी स्त्रियों को दासी बनाकर उन्हें मंदिरों में दीपक जलाने का कार्य कराया जाता था। संगम काल में समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। संगम काल में समय जानने के लिए तमिल प्रदेशों में ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम संगम काल में हुआ, जो समय का सबसे प्रतिष्ठित वर्ग था, ब्राह्मण वर्ग। इसकी हत्या को सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। संगम कालीन ब्राह्मण मांस भक्षण करते थे और चूरा पीते थे। ब्राह्मणों के पश्चात संगम युगीन समाज में बेल्लार वर्ग का स्थान था। इसका मुख्य कार्य था कृषि कर्म।
वेलार के प्रमुख को वेलिर कहा जाता था। खेतों में काम करने वाले मजदूरों को कड़ेसियर कहा जाता था। और कुछ अन्य वर्ग थे संगम काल में, जैसे पुलयन, दस्तकारों का एक वर्ग जो रस्सी तथा पशु चर्म की सहायता से चारपाई एवं चटाई बनाने का कार्य करते थे। एनियर शिकारियों की एक जाति थी और मलवर लूटपाट करने वाली एक जाति थी। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को वेणीगर कहा जाता था। वेणीगर। संगम साहित्य में दास प्रथा के अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता है। तोल्कापियम नामक तमिल रचना से ज्ञात होता है कि संगम काल में विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। इसमें हिंदू धर्मशास्त्रों में वर्णित विवाह के 8 प्रकारों ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, शुर विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह का वर्णन उल्लेख मिलता है। हिंदू धर्मशास्त्रों में वर्णित है ये। प्रणय विवाह की मान्यता दी गई थी। जो प्रणय विवाह है उसको भी मान्यता दी गई थी, जिसे क्या कहा जाता था? पंचतिनयी। एक पक्षीय प्रणय को कैक्कीकणई व अनुचित प्रणय को पेरुंदीणई कहा जाता था। संगम काल में, ये भी क्वेश्चन मैंने कहीं पढ़ा था, क्लर्क में था या फिर कहीं पे, संगम काल में मुख्य खाद्यान्न क्या था? तो ये थे चावल। वहां पे ऑप्शन थे गेहूं, जौ, तो चावल इस तरह से, और ये संगम काल में चावल मुख्य खाद्यान्न था। इसे दूध में मिलाकर सांभर नामक खाद्यान्न तैयार किया जाता था। नर्तक नर्तकियां व गायकों के दल घूम घूम कर लोगों का मनोरंजन करते थे। संगम साहित्य में इन्हें पाणर और विडेलियर कहा जाता था। पाणर और विडेलियर। तमिल साहित्य में मचेलियर और ओवेयर जैसी कवित्रियों की भी चर्चा हुई है, जिससे स्पष्ट होता है कि इस काल की स्त्रियां सुशिक्षिता थीं। सुशिक्षिता मतलब पढ़ी लिखी थी। संगम काल के लोग कौवे को शुभ पक्षी मानते थे। आज तक तो ये क्वेश्चन नहीं देखा गया है, लेकिन हो सकता है। जो अतिथियों के आगमन की सूचना देता था। कौवे नाविकों को सही दिशा का भी बोध कराते थे। इस कारण सागर के मध्य चलने वाले जहाजों के साथ उन्हें ले जाया जाता था। संगम काल में समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा भी थी। इन्हें बीरगल या बीर प्रस्तर भी कहा जाता था। वीरगल और बीर प्रस्तर, इनकी पूजा भी होती थी। प्रायः युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों के सम्मान में खड़े ये किए जाते थे। और संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण उनका सुविकसित वस्त्र उद्योग था। पांड्य राज्य में कोरकई, शालियूर एवं चेर राज्य में बंदर प्रमुख बंदरगाहें थी। कोकई मोती खोजने का प्रमुख पत्तन था। कोकई। कोरोमंडल समुद्र तट पर पुदुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित अरिकमेडु चोल वंश का एक प्रमुख बंदरगाह था। क्वेश्चन आ भी जाता है, अरिकमेडु चोल वंश का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो अरिकमेडु। इस बंदरगाह से रोम के साथ ही व्यापार करते थे। 1945 में हुई यहाँ की खुदाई से एक विशाल रोमन बस्ती का पता चला है। यहाँ मनकों के निर्माण का कारखाना भी था। और पेरिप्लस में अरिकमेडु को पेडोक कहा गया है। पेरिप्लस में अरिकमेडु को जो है वो पेडोक कहा गया है। पेरिप्लस द अरिथ्रियन सी ऐसे करके एक पुस्तक है, जिसके जो अभी तक पता नहीं चला है उसके लेखक कौन है, अज्ञात बताए गए हैं। संगम काल में ही मिस्र के एक नाविक हिपोलस ने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाजों से सीधे समुद्र पार कर सकने की विधि भी खोजी थी। एक नोट है, तमिल देश का प्राचीन देवता, ये क्वेश्चन तो आता है, तमिलों का जो प्राचीन देवता था वो कौन थे? तो मुरुगन। कालांतर में उसका नाम सुब्रमण्यम भी हो गया, अब सुब्रमण्यम उसको कहते हैं। स्कंद कार्तिकेय के साथ उसका तादात्म्य स्थापित कर दिया गया। हिंदू धर्म में स्कंद कार्तिकेय को शिव पार्वती का पुत्र माना गया है। स्कंद का एक नाम कुमार भी है और तमिल भाषा में मुरुगन शब्द का यही अर्थ होता है, कुमार। मुरुगन का प्रतीक होता है मुर्गा, तथा उसके विषय में यह मान्यता थी कि उसे पर्वत पर क्रीड़ा करना अत्यधिक प्रिय था। उसका अस्त्र बर्छा था। कुरुवस नामक एक पर्वतीय जनजाति की स्त्री को मुरुगन की पत्नियों में माना जाता है। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। संगम साहित्य में पवित्र या जादुई शक्तियों में विश्वास जताया गया है, जिसे क्या कहा गया है? अनकु। अनकु कहा गया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरू होता है गुप्त साम्राज्य, जिससे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत से क्वेश्चन आते हैं, हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।